गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा पढ़ा, रुधिर के अंदर प्लाज्मा पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स, जिसके अंदर कल पिछली क्लास के अंदर हमने आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड रुधिर कणिकाएं हैं अपनी श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या इसको श्वेताणु कहा जाता है। श्वेताणु वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या WBC शॉर्ट में या ल्यूकोसाइट कहा जाता है, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी हम कहेंगे कि ये कणिकाएं रंगहीन होती है, अर्थात इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण ये रंगहीन होती है, इसीलिए इसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, श्वेताणु कहा जाता है। इन श्वेताणुओं का निर्माण आरबीसी की भांति लाल अस्थि मज्जा की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इनकी जो संख्या होती है, संख्या ये 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। यानी हम कहेंगे WBC की जो होती है आरबीसी की तुलना में बहुत ही कम होती है। टोटल जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका 99% भाग है वो आरबीसी का होता है, फिर 1% भाग के अंदर WBC व प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि WBC की जो संख्या होती है वो 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। इनका जो जीवन काल है ये हम कहेंगे 5 से 7 दिन तक का होता है। इनका आकार है वो 8 से 15 माइक्रोन तक होता है और ये कोशिकाएं जो होती हैं या WBC जो होती हैं ये केंद्रक युक्त होती हैं। केंद्रक युक्त माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, गोल्जी काय भी उपस्थित रहता है। जबकि हमने पढ़ा था आरबीसी के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय ये नहीं पाए जाते हैं, जबकि WBC के अंदर ये उपस्थित रहते हैं। राइट्स के अनुसार हम WBC को 2 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। WBC को हम 2 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। एक तो जिनका कोशिका द्रव्य कणिका युक्त होता है तो वो हो जाएगी कणिका में ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी होती है अकणिका में, यानी इनके कोशिका द्रव्य के अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, अकणिका में अग्रेन्युलोसाइट, कणिका में ग्रेन्युलोसाइट और अकणिका में अग्रेन्युलोसाइट
पाई जाती है। अब हम कहेंगे कि ये जो होती है इनको आगे और विभाजित किया जाता है किसके आधार पर? अभिरंजन के आधार पर। अभिरंजन के आधार पर ये फिर आगे 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है इओसिनोफिल्स, या एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, बेसोफिल्स, और थर्ड इसका पार्ट है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि WBC 2 प्रकार में, कणिका में ये जो होती है कणिका में, ये टोटल WBC का इसका 65% भाग बनाती है। ठीक है, ये जो होती है ये इसका 35% भाग बनाती है। टोटल WBC का 65% भाग है वो क्या होता है? कणिका में होता है। यानी ऐसा हम कहेंगे WBC जिसके कोशिका द्रव्य के अंदर छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका द्रव्य कणिका युक्त होता है। ठीक है, तो उसे हम कणिका में कहते हैं। फिर उसको आगे और हम कहेंगे अभिरंजन के आधार पर उसको आगे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स भी इसको कहा जाता है, एसिडोफिल्स। यानी ये जो होती हैं इस प्रकार की कणिकाओं का है वो अम्लीय प्रकृति के अभिरंजक से अभिरंजित होती है। जैसे हम कह सकते हैं इओसिन, इओसिन हो गया, अम्लीय प्रकृति के अभिरंजन से अभिरंजित होती है। बेसोफिल्स जो होते हैं ये क्षारीय प्रकृति का, कौन सा? क्षारीय प्रकृति का जो अभिरंजक होते हैं तो उससे ये अभिरंजित होती है। जबकि ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये उदासीन प्रकृति के जो अभिरंजक होते हैं उनसे ये अभिरंजित होती है। अपन इओसिनोफिल्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे ये एलर्जी के समय एंटीहिस्टामिक पदार्थ का स्राव करती है। इनका जो केंद्रक होता है यह दो केंद्रक युक्त होती है। जैसे डायग्राम के द्वारा हम बनाए इसको तो इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं और ये 2 केंद्रक एक तंतु के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये इस प्रकार आकृति की होती है। कौन सी? हम कहेंगे इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करते हैं। बेसोफिल्स है ये 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं और ये केंद्रक मिलकर हम कहेंगे एस आकृति का, यानी इंग्लिश के एस आकृति की संरचना बनाते हैं। इस प्रकार हम कहेंगे ये बेसोफिल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स इस प्रकार आकृति की होती है। तो हम कहेंगे कि इओसिनोफिल्स होती है, अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है। जैसे इओसिन हो गया, ये टोटल जो होती है हम कहेंगे 1 से 3.5% तक ये पाई जाती है। ये 0.5% होती है और न्यूट्रोफिल्स होती है ये 62% होती है। टोटल 65 के जो होती है उसका 62% होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है, 0.5% है बेसोफिल्स होती है और 1 से
3 या 1 से 3.5% है वो इयोसिनोफिल्स पाई जाती है। इनके द्वारा हम कहेंगे रक्त प्रतिस्पंदन पदार्थ हिपेरिन, एलर्जी के समय स्रावित होने वाला हिस्टामिन व सीरोटोनिन का स्राव किया जाता है। ठीक है, हिपेरिन आपको पता है कि हमारा जो रुधिर है वो रुधिर वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता रहता है, लगातार बहता रहता है, वो जमता नहीं है। नहीं जमने का कारण जो है वो कौन है? हिपेरिन है। हिपेरिन के उपस्थिति के कारण हमारा रुधिर है वो उस रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर है वो लगातार बहता रहता है। उसके बाद में हम अकणिका में की बात करते हैं। अकणिका में तो ये केंद्र की आकृति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोसाइट और दूसरी होती है लसिकाणु या लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये इस प्रकार हम कहेंगे आकृति के होते हैं, सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं और इनका जो केंद्रक होता है वो सेम के बीज की आकृति का होता है, या हम कहेंगे किडनी शेप्ड पाया जाता है। ये बक्सकाणु प्रवृत्ति की होती हैं, या हम कह सकते हैं इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, पदार्थ मतलब कुछ कोशिकाएं जो होती है उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, या हम कहेंगे हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ये लिम्फोसाइट्स भी आगे जाकर 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट्स, जैसे कि नाम से है बी लिम्फोसाइट्स कौन सी होगी? जिनका निर्माण है वो बोन मेरो से होता है, अस्थि मज्जा से होता है, तो वे बी लिम्फोसाइट कहलाती है। जबकि जिनका निर्माण है वो थाइमस से होता है तो उन्हें टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। अब पहले भी मैंने अभी बताया कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं या एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। और वह प्रतिरक्षी क्या करती है? हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का कार्य करती है, बचाती है। यानी हमारी शरीर के अंदर जो कोई भी रोग या हम कह सकते हैं कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट क्या करती है? बी लिम्फोसाइट जो भी एंटीजन आता है, एंटीजन का मतलब जैसे जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, या कोई भी सूक्ष्म जीव हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, तो या तो वे जीव स्वयं या उनके द्वारा स्रावित पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद हमारी जो जैविक क्रिया होती है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उन पदार्थों को या उन जीवों को हम एंटीजन कहते हैं। जैसे ही वे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, एंटीजन प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। तो कौन? बी लिम्फोसाइट जो होती है, एक तो उनकी प्रकृति का पता लगाती है कि एंटीजन की प्रकृति क्या है, उस एंटीजन की प्रकृति का पता लगाती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करती है। फिर वह एंटीबॉडी है वो टी लिम्फोसाइट है, वो यूज करके
उन जीवों को या उन एंटीबॉडी को नष्ट करने का कार्य करती है, यानी ये हमारे शरीर में एक शनि की भांति कार्य करती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो WBC होती है, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना होता है। इसके अलावा इनके अंदर हमने जो इओसिनोफिल्स पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स पढ़ा, बेसोफिल्स पढ़ा, तो इनके भी जो जैसे बेसोफिल्स कोशिकाओं के द्वारा हिपेरिन का स्राव किया जाता है, हिस्टामिन का स्राव किया जाता है और सीरोटोनिन का स्राव किया जाता है। अब हम कहेंगे कुछ इन WBC जो होती है, WBC की कमी या अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम कहेंगे एक होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है TLC का बढ़ जाना। TLC का बढ़ जाना। जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, तो उसके अंदर भी आपको आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा, फिर WBC के अंदर भी इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, उन सभी का अलग अलग है, वो उसमें बताया जाता है कि भाई इनकी कितनी कितनी मात्रा होती है। तो TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कुल श्वेताणुओं की संख्या, जो अभी शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई इसमें 6000 से लगाकर 8000 प्रति mm³ होती है। तो जब TLC की मात्रा बढ़ जाती है, कब हम कहेंगे जीवाणु हैं या जीवाणु व वायरस के संक्रमण के समय वो TLC बढ़ जाती है, जिसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। एक होता है ल्यूकोसाइटोपिनिया, इसमें TLC है वो घट जाती है, ठीक है। TLC का मान है वो ल्यूकोसाइटोपिनिया के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कब, जब हम कहेंगे एड्स हो गया व टाइफाइड आदि जो रोग होते हैं, टाइफाइड है, HIV यानी एड्स है, इन रोगों के अंदर क्या होती है कि TLC है वो घट जाती है, यानी हम कहेंगे श्वेताणुओं की संख्या है वो कम हो जाती है। एक होता है ल्यूकेमिया, इसके अंदर क्या होता है, TLC है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, जिसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, रुधिर कैंसर भी कहते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है, TLC है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि WBC की मात्रा घटती है या बढ़ती है, तो उस दौरान क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।